हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपको लिपिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, लिपिड्स के फंक्शंस के बारे में बताया। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो लिपिड्स होते हैं उनको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। एक तो हमारे स्टोरेज लिपिड्स होते हैं जो कि स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स कि वो सेल में स्टोर्ड रहते हैं और जब कभी सेल को ज़रूरत होती है तो उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और लिपिड की ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग लिपोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो लिपोलिसिस के थ्रू जब कभी भी सेल्स को ज़रूरत होगी तो लिपोलिसिस के थ्रू उनका ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से फैटी एसिड्स निकलेंगे और वो फैटी एसिड्स सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब सेल्स को ज़रूरत है, इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जब सेल्स को ज़रूरत है तभी लिपिड्स टूटते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है तो लिपिड का ब्रेकडाउन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को भी हम लिपोलिसिस ही बोलते हैं और इस प्रोसेस में जो लिपिड रिलीज होती है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को बढ़ावा देती है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने लिपिड का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात कर लिया था लास्ट लेक्चर तक, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप की लिपिड मैंने आपको बताई थी जो कि स्ट्रक्चरल लिपिड थी, मैंने आपको बताया था कि जब मैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में स्ट्रक्चरल लिपिड के बारे में बात किया, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चरल लिपिड के बारे में पढ़ना है तो हमारे उन लेक्चर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर से हम लोग लिपिड्स के कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। और उन फंक्शंस में हम लोग देखेंगे कि लिपिड डिराइव्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स सेल में पाए जाते हैं जो कि लिपिड से ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम लोग लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक। उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिपिड ड्राइव्ड मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो सबसे पहला नाम जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो है आइकोसानोइड्स। आइकोसानोइड्स, उसमें आइकोसानोइड्स आते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स आते हैं जिनको हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, ठीक है। कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा टर्पीन्स, टर्पीन्स, ठीक। टर्पीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बेसिकली। इनके बारे में हम लोग जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, इसलिए हम टर्पीन्स के बारे में यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। टर्पीन्स आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको सेल्स प्रोड्यूस तो करती हैं लेकिन वो सेल्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी वाइटल रोल प्ले नहीं करते। तो ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये बेसिकली डिफेंसिव फंक्शंस लेते हैं। कैसे लेते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी चीजें हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आइकोसानोइड, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है, पिगमेंट्स हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग शॉर्ट में आने वाले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे आइकोसानोइड्स के बारे में कि आइकोसानोइड्स होते क्या हैं, ठीक है, कैसे सिंथेसाइज होते हैं और ये सेल में क्या क्या फंक्शन करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे इम्यून रिस्पांस में आइकोसानोइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। जब हम इम्यून रिस्पांस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इनके बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको आइकोसानोइड्स का। आइकोसानोइड्स, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइकोसानोइड्स हैं क्या, ठीक। आइकोसानोइड्स आर बेसिकली लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिपिड से डिराइव्ड होते हैं, लिपिड डिराइव्ड, लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक। और ये मेजर फंक्शन इनका क्या होता है, किस तरह से एक्ट करते हैं, दे आर द पोटेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, पोटेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक, मतलब ये एक सेल से प्रोड्यूस होकर दूसरी सेल को सिग्नल देते हैं। ठीक है, और किस तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, जब मैं आपको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बताए थे। वहाँ पे बहुत सारे मैंने पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, हार्मोनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बताए थे। तो ये बेसिकली पैराक्राइन हार्मोन्स होते हैं, ये पैराक्राइन हार्मोन्स होते हैं, ये पैराक्राइन हार्मोन्स होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पैराक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको 3 तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या 3 तरह के हार्मोन्स बताए थे जब मैं आपको सिग्नलिंग पढ़ा रहा था। एक मैंने आपको बताया था ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और इंडोक्राइन। ठीक, ये 3 तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और एक और मैंने बताया था आपको जक्स्ट्राक्राइन, सेल टू सेल, डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होता है तो वहां पे हम लोग जक्स्ट्राक्राइन बोलते हैं। ठीक, ऑटोक्राइन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, सपोज दैट इस सेल ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसी सेल पे जाकर के एक्ट करते हैं। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के केस में मैंने आपको बताया था कि एक सेल ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया और उसके नियर बाई सेल में, जो उसके सबसे पास में जो सेल है, उसी सेल ने उस सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड किया। इस तरह की जो सिग्नलिंग होती थी उसको हम लोग कहते थे पैराक्राइन सिग्नलिंग, और जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्ट करता था उसको हम लोग कहते थे पैराक्राइन सिग्नल। ठीक है, इंडोक्राइन के केस में मैंने आपको बताया था कि एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम से होते हुए बहुत दूर तक ट्रेवल करेंगे और कहीं इस सेल से कहीं दूर कोई एक सेल होगी जिसके पास इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का रिसेप्टर होगा और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वहां पे जाकर के एक्ट करेगा। इस तरह की जो सिग्नलिंग होती है उसको हम लोग इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, इंसुलिन सिग्नलिंग। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, पेनक्रियाटिक बीटा सेल में। वहां से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, जहां पे इसके रिस्पॉन्सिव टिश्यूज हैं जैसे कि स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, वहां तक जाता है और वो अपना एक्शन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कहा जो हमारे इकोसानॉइड्स होते हैं वो क्या है, पैराक्राइन हार्मोन्स हैं। ये पैराक्राइन सिग्नल है। इसका मतलब कि जो सेल इकोसानॉइड प्रोड्यूस कर रही है तो उसका रिस्पॉन्ड करने वाली जो सेल्स होगी वो उसके पास में ही होगी, बहुत दूर नहीं होगी। ठीक है, तो ये पैराक्राइन सिग्नल हुए। ठीक, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आपको याद रखने वाली है वो ये है कि इनका नाम आइकोसानॉइड्स क्यों पड़ा। आइकोसानॉइड इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो आइकोसानॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं। किससे डिराइव्ड होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको पता चला कि जो आइकोसानॉइड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स से डिराइव्ड होते हैं। तो किस तरह की फैटी एसिड से वो डिराइव्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड में जितने कार्बन होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था टेट्रा, ट्राई, ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सारी फैटी एसिड जिनके पास 20 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन, 20 कार्बन होते हैं, उनको इकोसा सब्सक्रिप्ट लगा करके नॉमेनक्लेचर उनका किया जाता है। ठीक है, और उनको हम लोग कहते हैं आइकोसानोइक एसिड। ठीक है, 20 कार्बन वाली जो हमारी फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आइकोसानोइक एसिड, आइकोसानोइक एसिड। ठीक है, और ये जो आइकोसानॉइड्स होते हैं वो इसी 20 कार्बन की जो फैटी एसिड्स होती हैं इनसे डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आइकोसानॉइड्स। ठीक, तो जो आइकोसानॉइड्स होते हैं वो 20 कार्बन की एक फैटी एसिड होती है, वहां से डिराइव्ड होते हैं। और मोस्ट कॉमनली वो फैटी एसिड कौन सी होती है, दीज आर द एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये एराकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आइकोसानॉइड्स आर लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स, they are potent signaling molecules, they are paracrine hormones and derived from fatty acid containing 20 carbon, and basically these fatty acids are arachidonic acid। ठीक है, और अब arachidonic acid है क्या, ये भी मैंने आपको बताया था। arachidonic acid एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है,
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इसके अलावा ये एक इसेंशियल फैटी एसिड है। इसेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये हुआ कि इनको सेल्स खुद से सिंथेसाइज नहीं करती हैं, खास करके ह्यूमन सेल्स जो होती हैं इनको खुद से सिंथेसाइज नहीं करती हैं, इनको हमें अपने डाइट में इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ से हमारे कौन डिराइव होते हैं, आइकोसानोइड्स डिराइव होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि ये जो आइकोसानोइड्स होते हैं ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये आइकोसानोइड्स कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रॉडली जब आइकोसानोइड्स को क्लासीफाई किया जाता है तो इनको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। आइकोसानोइड्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है प्रोस्टानोइड्स, प्रोस्टानोइड्स, ठीक। और दूसरे होते हैं ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक। आइकोसानोइड्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। और ये दोनों ही तरह के जो आइकोसानोइड्स हैं ये दोनों ही 20 कार्बन की फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं, जिसको हम लोग एराकिडोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। प्रोस्टानोइड्स को फर्दर अगर हम लोग देखें, प्रोस्टानोइड्स जो होते हैं वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं। प्रोस्टानोइड्स भी 3 तरीके के हो सकते हैं। उनमें एक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक। तो ये 3 तरीके के प्रोस्टानोइड्स होते हैं जो हमारी सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और सेल्स इन्हें सिंथेसाइज करती हैं एक 20 कार्बन की फैटी एसिड की मदद से, जो कि एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सिंथेसाइज होते हैं, तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा कि 2 तरह के हमारे आइकोसानोइड्स होते हैं और इन दोनों को ही सिंथेसाइज करने के लिए 2 क्लास के एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम लोग प्रोस्टानोइड्स की बात करें तो प्रोस्टानोइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए वहां पे साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है और इसको हम लोग शॉर्ट में कॉक्स भी लिखते हैं, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की मदद से एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टानोइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा हमारा आता है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स को बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहा जाता है लिपोक्सिजिनेज, लिपोक्सिजिनेज, ठीक, या फिर लॉक्स, लिपोक्सिजिनेज। तो 2 क्लास के यहाँ पे एंजाइम मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि पाथवे कौन से होंगे, तो यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजिनेज है, इसका मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन जो होगा वो एक साइक्लिक पाथवे के थ्रू बनेगा, साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे। और वहीं पे हमारा जो लिपोक्सिजिनेज वाला पाथवे होगा वो लीनियर पाथवे होगा, लीनियर पाथवे, ठीक है। तो ये पाथवेज हो गए और ये इन दोनों को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम हो गए। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे या फिर हमारा जो लिपोक्सिजिनेज पाथवे है, इसके थ्रू हमारे जो आइकोसानोइड्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनकी सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से इनकी बायोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने कहा कि जो आइकोसानोइड्स होते हैं वो एक 20 कार्बन की फैटी एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। मतलब सिंथेसाइज होने के लिए क्या चाहिए, एक 20 कार्बन की फैटी एसिड चाहिए। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसकी सिंथेसिस के लिए में चाहिए क्या, एक 20 कार्बन की फैटी एसिड चाहिए, जो कि क्या है, एराकिडोनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। ये 20 कार्बन की फैटी एसिड हमको चाहिए जिससे कि हमारे आइकोसानोइड सिंथेसाइज हो सकें। अब आप सोचिए कि सेल के पास में ऐसा कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल होगा जहां पे हमें एराकिडोनिक एसिड आसानी से मिल जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं या हमारी जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं उनकी। ठीक, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होती हैं उनमें हमारा एक तो ग्लिसरॉल पाया जाता है, अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करें बेसिकली तो ग्लिसरॉल पाया जाता है, 2 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक फॉस्फेट होता है और इस फॉस्फेट से लगा हुआ एक कोई पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं वो बनी होती हैं। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बना के दिखाया था कुछ इस तरह से। यहाँ पे CH2O फिर फैटी एसिड मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, या यहाँ पे ये CH3। ठीक है, उसके बाद CH फिर O फिर ये, और फिर हमारा कुछ इस तरह से फॉस्फेट होता था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारी फैटी एसिड्स, कुछ हमारी जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो बनी होती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो फ्लूइडिटी शो करती हैं, और वो फ्लूइडिटी कहाँ से आती है, इनके कार्बन नंबर 2 पे जो फैटी एसिड जुड़ती है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेम्ब्रेन लिपिड में बताया होगा, आप वहाँ से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो फैटी एसिड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, अराकिडोनिक एसिड होती हैं। ठीक, तो हमें अराकिडोनिक एसिड कहाँ मिला, हमको मिला फास्फोलिपिड्स के कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, इसका मतलब अगर आइकोसानोइड्स की सिंथेसिस होनी है तो सबसे पहले ये फैटी एसिड यहाँ से निकले। ये फैटी एसिड जब यहाँ से निकलेगा तो सेल्स के पास फ्री एराकिडोनिक एसिड्स होंगी, और वो एराकिडोनिक एसिड्स यूटिलाइज हो जाएंगी आइकोसानोइड्स की सिंथेसिस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फैटी एसिड है वो किस तरह से रिलीज होगा। सबसे पहली बात, नॉर्मल कंडीशन में कभी भी आइकोसानोइड्स सेल्स के अंदर में स्टोर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कभी भी आइकोसानोइड्स सेल्स के अंदर में स्टोर्ड नहीं होते हैं, वो सिंथेसाइज किए जाते हैं जब सेल्स को उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और ज़रूरत होगी तो सिग्नल आएगा, सिग्नलिंग पाथवे पूरा चलेगा, और उस सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको कहा जाता है फास्फोलाइपेज A2। ठीक है, तो आइकोसानोइड की सिंथेसिस कैसे शुरू होगी, सबसे पहले आएगा सिग्नल फॉर आइकोसानोइड सिंथेसिस, और ये जो सिग्नल आएगा वो एक फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा जिसको हम लोग कहते हैं PLA2। अभी बताता हूँ PLA2 करता क्या है। ये PLA2 जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड का हाइड्रोलिसिस करेगा, और इस हाइड्रोलिसिस से क्या आ जाएगी, अराकिडोनिक एसिड। अब अराकिडोनिक एसिड आ गया। ठीक है, तो ये फास्फोलाइपेज A2 करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि लिपिड की हाइड्रोलिसिस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग लाइपेजेज कहते हैं। ठीक है, और हर स्टेप पे जब फैटी एसिड टूटेगा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लाइपेजेज यूज होंगे। ठीक, जैसे कि हमारी अगर मेम्ब्रेन लिपिड टूटती है तो यहाँ पे 4 तरह के लाइपेजेज यूज होते हैं। ठीक, अगर पहली फैटी एसिड को तोड़ना है, फर्स्ट फैटी एसिड पे अगर ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पे जो फास्फोलाइपेज यूज होता है वो होता है फास्फोलाइपेज A1। ठीक है, अगर सेकेंड फैटी एसिड पे हाइड्रोलिसिस होनी है तो यहाँ पे जो फास्फोलाइपेज यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं फास्फोलाइपेज A2। अगर हमारे फॉस्फेट को और पोलर ग्रुप को अलग करना है तो जो फास्फोलाइपेज यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं PLC। ठीक है, ये बनाता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। मैंने आपको बताया कि अगर PLC एक्टिवेट होता है तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, और अगर सिर्फ पोलर ग्रुप को यहाँ से डिटैच करना हो, सिर्फ पोलर ग्रुप हटा देना हो, बाकी ये पूरा हमारा ये फॉस्फेट और पूरा ये ग्लिसरॉल की मोइटी और दोनों फैटी एसिड्स अलग करने हो तो एक और वहाँ पे फास्फोलाइपेज आता है जिसको हम लोग फास्फोलाइपेज D कहते हैं। तो ये 4 तरह के फास्फोलाइपेजेज इन्वॉल्व होते हैं मेम्ब्रेन लिपिड को हाइड्रोलाइज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जिस फास्फोलाइपेज का रोल है वो है फास्फोलाइपेज A2।
फास्फोलाइपेज A2 एक सिग्नल के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होगा, जब सेल को जरूरत है सिग्नल आएगा फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट हो जाएगा। फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होकर क्या करेगा, मेम्ब्रेन लिपिड की हाइड्रोलिसिस करेगा एट कार्बन नंबर 2, जहां पे क्या है एराकिडोनिक एसिड, और ये एराकिडोनिक एसिड अब कहाँ पे आ जाएगा, सेल में आ जाएगा। ठीक है, अब सेल के पास में एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कौन, एंजाइम्स होंगे, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे आइकोसानोइड्स में। ठीक, आइकोसानोइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है, एक मोटी मोटी पूरी प्रोसेस है, जिस तरह से हमारे आइकोसानोइड्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है फास्फोलाइपेज A2 का एक्टिवेशन और मेम्ब्रेन लिपिड की हाइड्रोलिसिस से एराकिडोनिक एसिड का बनना। ठीक है, सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है, और किसी भी रिएक्शन की जो सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होती है उसी स्टेप को हम लोग कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो इस पूरी प्रोसेस का मतलब आइकोसानोइड्स बनने की जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो क्या है, वो फास्फोलाइपेज A2 के थ्रू मेम्ब्रेन लिपिड की हाइड्रोलिसिस है, जहां से एराकिडोनिक एसिड बनता है। ये क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप। ये स्टेप जितना फास्ट होगा आइकोसानोइड्स उतने ही फास्ट बनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब एराकिडोनिक एसिड आ गया हमारी सेल्स में, तो वो उससे किस तरह से हमारे जो अदर आइकोसानोइड्स हैं जैसे कि प्रोस्टानोइड्स हैं, ठीक है, और ल्यूकोट्राइन्स हैं, वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है और उनका फंक्शन क्या होता है सेल्स में। ठीक है, एक बार एराकिडोनिक एसिड आ गया, पूरी प्रोसेस को हम एक साथ ही देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी मेम्ब्रेन लिपिड थी, हमारी मेम्ब्रेन लिपिड थी। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड के पास आया कौन, फास्फोलाइपेज A2। ठीक, फास्फोलाइपेज A2 आया, और फास्फोलाइपेज A2 ने क्या किया, यहां से निकाला हमारा एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। ठीक, एराकिडोनिक एसिड आ गया। ठीक है, अब इस एराकिडोनिक एसिड से सबसे पहले बनेगा, मैं एक एक करके बनाऊंगा, प्रोस्टानोइड्स सबसे पहले बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टानोइड्स कैसे बनेंगे। प्रोस्टानोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन हो, चाहे प्रोस्टासाइक्लिन हो, और चाहे थ्रोम्बोक्सिन हो, सब के सब कहां से डिराइव्ड होंगे, एराकिडोनिक एसिड से डिराइव्ड होंगे। ठीक है, और एराकिडोनिक एसिड से सबसे पहले बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 सबसे पहले कौन बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज दो तरह की एक्टिविटी शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके पास दो एक्टिविटी होती है, एक तो होती है साइक्लोजिनेज एक्टिविटी, साइक्लोजिनेज एक्टिविटी। ठीक, और दूसरी जो एक्टिविटी इसके पास होती है वो होती है परऑक्सीडेज एक्टिविटी, परऑक्सीडेज एक्टिविटी। ठीक, दो तरह की एक्टिविटी शो करता है, एक तो साइक्लोजिनेज एक्टिविटी, दूसरी परऑक्सीडेज एक्टिविटी। ठीक है, तो जब एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बन रहा होगा, तो जो हमारा साइक्लोऑक्सीजिनेज होगा उसकी उसकी जो है साइक्लोजिनेज एक्टिविटी, साइक्लोजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्टिविटी स्विच ऑन होगी, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्टिविटी स्विच ऑन होगी, एक्टिविटी स्विच ऑन होगी। ठीक है, सबसे पहले साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्टिविटी आएगी और प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 जो होता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए रहता है, बहुत कम समय के लिए जो है सेल में रहता है, और जैसे ही ये बनता है ये तुरंत यहाँ पे जो साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है उसकी परऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑन हो जाती है। कॉक्स की क्या, परऑक्सीडेज
पेरोक्सीडेज एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, ठीक है। और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से बाकी के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन भी बनता है और थ्रोम्बोक्सिन भी बनता है। किससे बनता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि अगर चाहे थ्रोम्बोक्सिन हो, चाहे अदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, चाहे प्रोस्टासाइक्लिन हो, सारे के सारे कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनेगा, फिर H2 से हमारे क्या बन जाएंगे? बाकी के सारे जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन D2 हो, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 हो, ठीक है। एंजाइम कौन सा आएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन डी सिंथेज। एंजाइम होगा प्रोस्टाग्लैंडिन डी सिंथेज, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी इसी से सिंथेसाइज हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से फिर क्या सिंथेसाइज हो जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन F2, ठीक। तो ये पूरी साइकिल होती है। सबसे पहले आया प्रोस्टाग्लैंडिन G2, G2 से H2, H2 से D2 और E2, ठीक है। E2 से हमारे सिंथेसाइज होता है F2, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम होगा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिंथेज, ठीक, ये एंजाइम होता है, ठीक। उसके बाद हमारे जो अदर प्रोस्टानोइड्स हैं, जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन, ये भी हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से सिंथेसाइज होता है। एंजाइम आता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज। और हमारा जो प्रोस्टासाइक्लिन है, वो भी कहां से आता है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से आता है। एंजाइम होता है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज। तो कुछ इस तरह से हमारे जो प्रोस्टानोइड्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ल्यूकोट्राइन्स की। तो ल्यूकोट्राइन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं बेसिकली वो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन से बनते हैं बेसिकली ये, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग प्रोस्टानोइड्स की बात करें तो वो ऑक्सीजनेशन प्रोडक्ट हैं, वो फैटी एसिड्स के ऑक्सीजनेशन से बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेज एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता और साइक्लोऑक्सीजनेज से जो प्रोस्टानोइड्स सिंथेसाइज होते हैं उनके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सिंथेसिस कैसे होते हैं? सिंथेसिस के इनिशियल स्टेप लगभग सेम है। सबसे पहले फास्फोलिपिड्स टूटेगा, फास्फोलाइपेज A2 आएगा और अराकिडोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। अराकिडोनिक एसिड को यूटिलाइज करेगा लिपोक्सिजिनेज एंजाइम, जिसको हमने यहाँ पे लॉक्स लिखा है, ठीक है। लिपोक्सिजिनेज से सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोपरॉक्सी आइकोसा टेट्रानोइक एसिड बनेगा। ये इंटरमीडिएट है ल्यूकोट्राइन्स के सिंथेसिस में। अराकिडोनिक एसिड से सबसे पहले ये मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बनता है ल्यूकोट्राइन A2, ठीक है। ल्यूकोट्राइन A2 से बाकी के ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन A2 का जब हाइड्रेशन होता है वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है आकर के, तो ल्यूकोट्राइन B4 बनता है, ठीक है। उसके बाद एक एंजाइम आता है वहां पे ग्लूटाथियोन 5 फॉस्फेट ल्यूकोट्राइन A2 को कन्वर्ट करता है ल्यूकोट्राइन C4 में, ठीक है। ल्यूकोट्राइन C4 से एक ग्लूटामिक एसिड मॉलिक्यूल निकल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ल्यूकोट्राइन D4 में, और ल्यूकोट्राइन D4 से फर्दर ल्यूकोट्राइन E4 बनता है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस में लिपोक्सिजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये बेसिकली हाइड्रोक्सी फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है। ये दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। आइकोसानोइड्स के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन की, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली प्रोस्टानोइड्स हैं। सबसे पहले ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून सिस्टम में डिटेल में बात करूंगा। इसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेजेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं,
ठीक है, वो दो तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। ठीक है, तो दो तरीके के साइक्लोऑक्सीजनेजेज बेसिकली होते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। ठीक, साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है वो हमारा ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, या म्यूसिन के सिक्रेशन को, गैस्ट्रिक म्यूसिन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। और जो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज 2 होता है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वहां पे अगर कहीं प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वहां पे साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एक्शन ले रहा होगा। ठीक है, और साइक्लोऑक्सीजनेज 1 अगर एक्शन ले रहा है तो इसका मतलब वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा पेन सेनिटाइजेशन जो होता है, जो पेन होता है बेसिकली वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन या प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी हम पेन किलर लेते हैं तो जो पेन किलर्स होती हैं बेसिकली वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, चाहे हम एस्पिरिन की बात करें या आइबुप्रोफेन की बात करें। दोनों ही जो हमारे साइक्लोऑक्सीजनेजेज होते हैं जिनसे प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है या प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होता है उसके इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, एस्पिरिन जो होता है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, जबकि आइबुप्रोफेन जो होता है वो हमारा रिवर्सिबल कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, किसका, साइक्लोऑक्सीजनेज का। ठीक है, तो पेन किलर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स की। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन एक तरह के प्रोस्टानोइड्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एओर्टा का जो कॉन्ट्रिक्शन होता है वहां पे हेल्प करते हैं। ठीक, प्रोस्टासाइक्लिन जो होते हैं थ्रोम्बोक्सिन एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इंडोजिनस एंटागोनिस्ट होते हैं, इंडोजिनस एंटागोनिस्ट ऑफ थ्रोम्बोक्सिन्स। इसके बाद आता है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स आर इन्वॉल्व इन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा ल्यूकोटैक्सिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आइकोसानोइड्स परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन आपको याद रखना है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इतनी बात मुझे आपको बतानी थी आइकोसानोइड्स के बारे में। ठीक है, तो आइकोसानोइड्स के बारे में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट होगा मैं देखूंगा तो मैं उसको आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो इस लेक्चर का हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।